वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स कैसे हो। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो इस टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अपॉइंटमेंट, ओथ और रिसिग्नेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस किया था, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड लास्ट वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा था फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस टॉपिक पर फोकस करके स्टडी करोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है फ्रेंड्स, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा फ्रेंड। मैंने सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को अपनी स्क्रीन पर लिखे हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट में चलते हैं अपॉइंटमेंट और इनके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो अब फर्स्ट में हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कौन से आर्टिकल्स में दिया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 52 में इनके बारे में बताया गया है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 आर्टिकल में यह बात कही गई है। तो अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक। तो फर्स्ट फैक्ट में देखते हैं क्या लिखा है। भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ये पार्ट 5 में भी बताया गया है। पार्ट 5 में 52 से 152 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड में। तो यहाँ लिखा गया है 52 आर्टिकल में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसके बारे में 52 में बताया है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे। हमारे राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे? अगर हमारे राष्ट्रपति चाहेंगे कि उनका मन नहीं है काम करने में तो वो किसको इस्तीफा देंगे? तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनके नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे। तो अब बात करते हैं, पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, आप देखते जाना फ्रेंड्स। तो चलते हैं, इसमें दिखाया है फ्रेंड्स राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इसमें कार्यपालिका में क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, इनके बारे में बात कही गई है। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। इनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको मैं बताता हूँ। जो इनडायरेक्ट होता है जो इनके द्वारा चुना जाता है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके द्वारा चुना जाता है। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के बारे में बात करें तो डायरेक्ट होता है अपने द्वारा, जो हम चुनते हैं उन्हें डायरेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? इनडायरेक्ट चुना जाता है। तो इनडायरेक्ट में क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट में फ्रेंड्स तो देखते हैं हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जिनको हम चुनते हैं वह आगे हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जिनको हम चुनते हैं वह हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जिसमें आ जाता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ स्टेट्स। तो 28 स्टेट के एमएलएस होते हैं, वह राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा और प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज होते हैं जिनके बारे में बताया है। 2 यूनियन टेरिटरी, एक दिल्ली और पुडुचेरी। तो इनके 2 एमएलए वही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 70 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1992 के तहत इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया था। तो बात करते हैं इन 2 को ही क्यों लिया गया। तो इन 2 को इस करके लिया गया है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, इनमें विधानसभा है, बाकी में विधानसभा नहीं होती। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम चाहें कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चुनाव लड़ने के लिए हमें 15,000 कितने के
15,000 रुपये जमा कराने होते हैं। 15,000 रुपये जमा कराने होते हैं, फिर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, इनकी योग्यता के बारे में देखते हैं। तो योग्यता के बारे में आर्टिकल्स 58 में बताया गया इनकी योग्यता के बारे में। तो भारत का नागरिक हो, मिनिमम एज होती है 35 ईयर, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं हम लाभ का पद क्या होता है। तो लाभ का पद का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति, अगर हमारे प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ साथ में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते होने चाहिए, साथ साथ में कोई एक्स्ट्रा जॉब नहीं होनी चाहिए, तो वह होता है लाभ का पद, उसे कहते हैं हम लाभ का पद। तो अब बात करते हैं इनकी सैलरीज की। सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरीज होती है। जो सैलरी दी जाती है वह दी जाती है संचित निधि द्वारा। ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स, संचित निधि द्वारा दी जाती है। ये क्वेश्चन SSC MTS के लास्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया था, लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है, जिसे कहते हैं ओथ, वह दिलाते हैं प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं तो प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए अपॉइंटेड व्यक्ति ही वाइस प्रेसिडेंट को ओथ यानी कि शपथ दिलाते हैं। अगर बात करें हम इस्तीफा कौन देता है, रिसिग्नेशन कौन देता है? प्रेसिडेंट, वो होते हैं हमारे, वह प्रेसिडेंट को दे सकता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहे कि वह अपनी काम को छोड़ना चाहे तो वह वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे सकता है। तो फर्स्ट करें, इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के बारे में लिया। और आर्टिकल 363 में बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बताया गया है 63 में। और आर्टिकल 64 की बात करें तो इसमें लिखा गया राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। तो करंट टाइम में हम देखते हैं, हमारे करंट टाइम में कौन, अब करंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। तो करंट टाइम में कौन है? वेंकैया नायडू करंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये मैंने लिखा है, आप ध्यान से देख लेना। अब आर्टिकल 6 में बताया गया है, आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। तो जो उनके पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है। तो बात करते हैं योग्यता की। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा बनने के योग्य हो और भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, लाभ के पद के बारे में हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है, 75 में आर्टिकल में यह। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही हमारे इनका प्रेसिडेंट को ही हमारे राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं। तो बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए भारत का नागरिक, फर्स्ट भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो या 25 ईयर 25 साल की उम्र, अगर वह लोकसभा का सदस्य तो 30 साल की उम्र पूरे होने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 ईयर, न्यूनतम आयु कितनी? 25 ईयर। तो फ्रेंड आगे मैंने लिखा है, डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने स्लाइड पर लेके आया हूँ जो आपके सामने, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है अपने नोट से खुद तैयार की है
तो खुद तैयार करके मैं आपके सामने लेके आऊँ, मुझे एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। सबसे बड़ा किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करंट में बात करें तो करंट में हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए, लोकसभा में नहीं आने वाले थे, चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हुए थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे कम उम्र वाले थे राजीव गांधी। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरबीआई के गवर्नर के बारे में बात करेंगे। आरबीआई के गवर्नर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो थोड़ा सा इसको जानते हैं, रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो रिजर्व बैंक के आरबीआई क्या है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या होता है? पैसों की छपाई करना और पैसों का मैनेजमेंट करना। तो इसमें 1 रुपये की करेंसी को, 1 रुपये की करेंसी के अलावा सभी करेंसी को बनाने का काम करती है हमारी आरबीआई। कौन करती है? हमारी आरबीआई। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 रुपये का नोट के छापने का काम हमारे आरबीआई नहीं करती। इनके अलावा जो होते हैं और सभी करेंसी को छापने का काम यही करते हैं। तो बात करें इनके नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति। और यह इस्तीफ़ा किसको दे सकते हैं? अगर इस्तीफ़े की बात आई तो इस्तीफ़ा दे सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। इस्तीफ़ा किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को ही। तो अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स आरबीआई गवर्नर करंट टाइम में कौन है? करंट टाइम में है हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे करंट के गवर्नर है आरबीआई के। तो फर्स्ट इनके मुख्यालय की बात, एक क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, आप देख लेना इन क्वेश्चन को, मैंने स्लाइड पर दिए हुए हैं। तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीआई का मुख्यालय क्या है? तो वह है मुंबई में। तो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है फ्रेंड्स? शक्तिकांत दास। ये फ्रेंड्स आप कर ही लेना इनका। तो राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था, वो था 1 जनवरी 1949 में। तो फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो लास्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था, एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया फ्रेंड। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, चाहे आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम को चेक कर सकते हो फ्रेंड, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। भारत के पहले गवर्नर जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने। तो आपको पता है रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है मनमोहन सिंह पर, और एक पुस्तक भी जारी हुई है। तो पुस्तक का नाम है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक है संजय बारू। संजय बारू जिनके लेखक हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके गठन की बात करते हैं। तो इनका गठन 1934 में किया गया था, और जिस कमेटी की सिफारिश की गई थी उनका नाम था हिल्टन यंग कमीशनर। हिल्टन यंग कमीशनर की सिफारिश के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो आरबीआई में क्या होता है फ्रेंड्स? आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। एक गवर्नर होता है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दी है। इसमें बात करते हैं तो फर्स्ट होता है गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिप्रेजेंटेटिव और 4 हेड। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स आप देख लेना, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे हम। तो लास्ट अब फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। जो आरबीआई का लोगों में कौन से एनिमल्स का चित्र डिज़ाइन किया गया है? कौन से एनिमल्स का चित्र बनाया गया है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो फ्रेंड हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में आर्टिकल में बताया गया है 124 में
कि 124 आर्टिकल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। तो अब करंट टाइम में हम बात करते हैं, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद शरद बोबड़े हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अब बात करते हैं 30 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33+1 एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। तो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। तो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इनकी सैलरीज के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी होती है 2 लाख और 80,000 2,80,000 इनकी सैलरीज होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। और इस्तीफा किसको देते हैं? यह इस्तीफा देते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे देश के राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर इनका नॉमिनेटर के बारे में बात करें तो वह होता है कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर लिखते चलो, क्योंकि नोट्स से मैंने भी नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स। ये मैंने प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी अपॉइंटमेंट की एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ या नहीं इसके बारे में। फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी सैलरी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हमारे कैग के बारे में। तो कैग के बारे में, कैग होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसके बारे में आर्टिकल 148 में हमारे कैग के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में कैग के बारे में बताया। अब बात करते हैं कैग होता क्या है। तो कैग की बात करें तो कैग वह हस्ती होती है जो हमारे राज्य सरकार और हमारे सेंटर एंड स्टेट का जो लेखा आय और व्यय का लेखा जोखा का काम सभी इसके पास ही होता है। जो पैसे का काम होता है, सरकार भी पैसा कहाँ लगाती है, कितना पैसा कहाँ लगाया गया है, इन पैसों का जो मैनेजमेंट करना होता है वो हमारे कैग से ही होता है। तो बात करते हैं स्टेट में और सेंटर में। तो स्टेट में बात करते हैं हम फ्रेंड, बात करें हम स्टेट में, तो स्टेट में क्या होता है? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है संघ में। स्टेट में बात करें तो स्टेट में, सेंटर में बात करें तो फ्रेंड सेंटर वाली रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखवाता है संसद में। और बात करें स्टेट में क्या होता है? रिपोर्ट जाती है राज्यपाल के पास और राज्यपाल इसको लिखवाता है विधानसभा के अंदर। तो कैग लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया ही कैग ही होता है। तो इनके हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष तक और जा होता है इनका 6 ईयर। जा तो 65 ईयर पूरे कर चुके हो और जा 6 साल तक इनका कार्यकाल का समय होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे करंट में कैग कौन है। तो करंट में हमारे हैं राजीव महर्षि, हमारे करंट के कैग हैं। तो कैग के बारे में आर्टिकल में बताएगा 148 से 151 तक। तो बात करें 148 में कैग के पद का वर्णन किया गया है। बात करें आर्टिकल 149 में कैग के कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, और सेंटर और राज्य के बीच में, तो हमने केंद्र और राज्य के बीच में अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं हम, इनकी रिपोर्ट कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होता है एडिटिंग और राज्य में होता है काउंटिंग प्लस एडिटिंग। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है केंद्र में, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और राज्य में हो तो रिपोर्ट जाती है हमारे राज्यपाल के पास।
तो अपॉइंटमेंट की बात में बात कर ली थी, इस्तीफ़ा किसको देता है इसके बारे में हमने बात कर ली थी फ्रेंड। इनका कार्यकाल मैंने बता ही दिया, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनमें से जो भी पहले हो उस पर। रिपोर्ट के बारे में अभी बात की है। केंद्र स्तर पर तो राष्ट्रपति के पास जाती है और राज्य स्तर पर जाती है हमारे राज्यपाल के पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनसे ज़्यादा अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा टॉपिक फिर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो कि इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF ही दे दिया है। तो फ्रेंड इस इमेज को आप देख के समझ ही गए होगे कि ये क्या कहना चाहती है। थिंक, आइडिया, ट्राई, डू एंड अगेन, कीप डूइंग, सक्सेस। तो ऐसे ही सक्सेस मिलती है फ्रेंड्स। आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। इसके बाद ही आपके पास आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स।